देखो हमारे शेड्यूल पे जो एक वीक का शेड्यूल था उस पर थोड़ा चेंज किया गया है। सर्कुलर मोशन रोटेशन मोशन की जगह मैंने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर डाला है। बहुत आसान टॉपिक है, जल्दी से हम इसको कवर भी कर लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, 20-22 क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं, है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एक देखो ये चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाला है वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमने क्या देखा है? ब्लैक बॉडी में रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये तीनों इफेक्ट को समझाने के लिए प्रकाश का कौन सा नेचर चाहिए? पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर चाहिए? पार्टिकल वाला नेचर। अगर प्रकाश का वेव नेचर है तो वो क्या एक्सप्लेन करता है? पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन। यही सब करता है ना। ठीक है, अब देखो डुअल नेचर मतलब क्या हुआ? डुअल नेचर मतलब डबल नेचर शो करेगा। डुअल नेचर मतलब डुअल नेचर मतलब पार्टिकल भी दो नेचर का बिहेव करता है। दो नेचर मतलब ऐसा, इस पेन को अगर मैं सीधे फेंकूं खिड़की से बाहर तो निकल जाएगा ना, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर होके ऐसे फेंकूं इधर तो दीवार पे टिक जाएगा ना, इधर तो नहीं चला जाएगा। लेकिन डी ब्रोगली ने बोला कि ये पार्टिकल है अगर, तो इसका भी वेव नेचर हो सकता है। मतलब मैं अगर ऐसा फेंकूं तो ये भी टर्न हो सकता है। अगर वेव है तो टर्न होगा कि नहीं होगा? ठीक ही नहीं। ठीक है, तो मैटर वेव यही बोलता है कि जो मैटर होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ वेव। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैटर। और किसने एक्सप्लेन किया बेटा इसको? डी ब्रोगली ने। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला पे यूज होने वाला है वो है कि फोटोन की एनर्जी, ठीक है, फोटोन की एनर्जी उसको क्या बोलते हैं? एच न्यू। न्यू को क्या लिखते हैं बेटा? एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, अब देखो जो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन मास इक्वेशन, ये भी हमने पढ़ा है, क्या होता है? E इक्वल टू MC स्क्वायर। इंडिया में बहुत सारे नाम होटल भी हैं E इक्वल टू MC स्क्वायर के नाम से। यस सर, MC पता है ना। अब देखो अगर ये एनर्जी फोटोन का एनर्जी और यहाँ से जो आइंस्टाइन मास का जो इक्वेशन है, दोनों को अगर रिलेट कर दिया जाए, MC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? h न्यू के बराबर। और यहाँ से तुम फाइंड करोगे तो मोमेंटम ऑफ अ फोटोन जो होगा वो क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है बेटा? मास इनटू। लेकिन यहाँ किसका मोमेंटम निकाल रहे हैं? फोटोन का। तो किसका वेलोसिटी होगा? लाइट का, mc। और c यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? h बाई लैम्डा। ठीक है, वेयर h क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक और स्टीफन्स सबसे ज्यादा स्टडी इस पे किए थे, पढ़ाई भी हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, उस पे स्टडी किए थे ना। ओके, फाइंड आउट करो क्विकली। The frequency of photon is equal to energy of electron is equal to एनर्जी अपने को दिया हुआ है x × 10⁻⁵ Hz। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन होगा? क्या बता दो फॉलो करो पहले। 0.8। वेरी गुड, फर्स्ट ऑप्शन वी गॉट 0.8। और किसी का है कुछ? कैसे होगा? सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करो बस। कितना होता है बेटा? h न्यू। पिछले स्लाइड से न्यू ही तो फाइंड करना है, e तो दिया हुआ ना तुमको ये, ठीक है, कर लो फाइंड कर। तो e दिया है 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मतलब 1.6 10 to power -9 करेंगे ना, -19 सॉरी, एंड देन डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट 6.6 into 10 to power -34 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा न्यू। तो इसको मैं जस्ट डबल मान लूँ ना 1/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0.8 3.27 पागल लोग आ तो गया, x की जगह 0.8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक मिनट, अच्छा पक्का हो गया पक्का, ठीक। नेक्स्ट है इस चैप्टर का जान फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, ठीक है। किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये काम जो है बेटा हम 3 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड ये है कि या तो हम इसके ऊपर कोई लाइट गिराएं और इस लाइट पे क्या होती है एनर्जी, इस लाइट पे क्या होता है एनर्जी, कितना एनर्जी होता है hν। ये एनर्जी इसको दे इस प्लेट को, इस प्लेट पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी गेन करके वाइब्रेट करेगा और धीरे से क्या होगा बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड होता है कि किसी भी बॉडी का अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं तेजी से वाइब्रेट करते हैं कि नहीं, एटम्स वाइब्रेट करते हैं नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से। जब एटम वाइब्रेट करते हैं तो अगर एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा वाइब्रेट करेगा ना यहाँ गर्म करने से तो वो बाहर निकल के चला जाएगा, उसको बोलते हैं थर्मायनिक एमिशन। कौन सा एमिशन? थर्मायनिक एमिशन। और ये किसकी वजह से हो रहा है? फोटोन की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटो एमिशन। एक और होता है जिसको बोलते हैं फील्ड एमिशन, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ना मैं हाई मैग्नेटिक फील्ड लगा के वाइब्रेट करा के निकाल सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं फील्ड एमिशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा बेसिकली फोटो एमिशन, ठीक है। तो देखो जैसे ये लाइट गिरा तो ये बाहर निकल गया ना। अब देखो इसके भी 3 केसेस मतलब कि देखो अगर इस पे तुमने कम लाइट गिराया, कम लाइट, रेड मतलब क्या हो गया कम एनर्जी, ग्रीन मतलब उससे ज्यादा एनर्जी, ब्लू मतलब उससे भी ज्यादा एनर्जी, क्योंकि न्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है, वहां से लेके फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है ना, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी हुई। तो बेसिकली अगर ये कोई प्लेट दिया है, कोई मटेरियल है, उस पर तुमने रेड लाइट डाला तो इतना एनर्जी नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। हमने थोड़ा सा बढ़ाया, ग्रीन की तरफ लेके गए तो एनर्जी उसको मिल गई, और इसके बाद ये क्या किया उसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। उसके बाद और बढ़ाएंगे तो और तेजी से इजेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से जस्ट किया और यहाँ फास्ट किया। समझ में आया? तो यहाँ पे नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था। तो जहाँ पे नहीं होने से हो रहा है तो ये मिनिमम क्या है फ्रीक्वेंसी, कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि मतलब इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम रहेगी तो नहीं निकलेगा। और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा बेटा उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है? वर्क फंक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी न्यू टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी कितना हो जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू टी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इतना इसको लाइट चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके, तो उसको क्या बोलते हैं उस मटेरियल का वर्क फंक्शन, कार्यफलन, ठीक है उस मटेरियल। अब देखो इसमें इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा फाई से, लिखते हैं एच न्यू थीटा, और न्यू को क्या लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा टी एच, ठीक है। इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ ज्यादा हुआ तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि तुम लैम्डा बढ़ा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है कम हो जाएगा, कम हो रहा है। हमको ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, ठीक है। तो इस लैम्डा से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, ठीक है। कम करेंगे तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ, करेक्ट, ठीक है। दिस इज दी थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर इससे ऊपर वेवलेंथ लेके जाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
नहीं होगा। देखो उसको हमने एक ही स्लाइड पे रखा है, जो कि आइंस्टाइन का, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। लोगों को लगता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला था, लेकिन मिला किसके लिए था? इसके लिए। जब इंडिया में बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उस तरफ आइंस्टाइन को इसका नोबेल प्राइज मिल रहा था 1905। क्या बात, ठीक है। तो देखो हमारे पास टोटल एनर्जी कितना है? ई फोटोन। टोटल एनर्जी डाला, उसमें से कुछ एनर्जी किसमें यूटिलाइज हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। ठीक है। और अगर उससे ज्यादा एनर्जी है तो किसमें चला जाएगा वो? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल इसको ऐसे समझो, लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल। मतलब किसी मटेरियल को खींचने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, और जब एक बार खिंच गया तो उसको खींचते जाओ। ठीक है, तो स्पीड क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कार्यफलन फाई। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट का एनर्जी चाहिए। और ये हो गया तुम्हारा, अगर उससे ज़्यादा एनर्जी। सेम एग्जांपल लो, अगर 100 जूल का एनर्जी है, 20 जूल एनर्जी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो रहा है, तो 80 जूल कहाँ जाएगा? उस इलेक्ट्रॉन को स्पीड प्रदान करने में, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। ठीक है। अब देखो केस 1 की अगर बात करें, अगर तुम्हारा ई फोटोन जो है 5 से कम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि इफेक्ट ही नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये बराबर हुआ तो जस्ट निकलेगा, भागेगा नहीं, सरफेस पे आएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। और अगर तुम्हारा ई फोटोन 5 से ज़्यादा हुआ तो तुम्हारा निकालेगा भी और तेज से भगाएगा भी। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब यहाँ पे एक जो नीचे वाला स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है बेटा? कि जो किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हारा जो फोटो करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किसी चार्ज के फ्लो होने से क्या बनता है? करंट। तो फोटो करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि फोटोन की एमिशन से इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटो करंट। ठीक है। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी के। लेकिन ऐसे डायरेक्ट मत बोलना इंटेंसिटी के। जब ये थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो, थ्रेशोल्ड से नीचे कितना भी इंटेंसिटी दो नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, मिनिमम थ्रेशोल्ड से इसका ज्यादा होना चाहिए। मान लो कि कोई मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी बहुत ज्यादा इतना होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने एक इंटेंसिटी का लाइट डाला जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो तुम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं बढ़ाई है तो फोटोइलेक्ट्रिक होगा ही नहीं। समझ में आया? अब देखो, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ बाद में, पहले ये देख लो होता कैसे है। इस तरफ एक प्लेट ले लिया जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को निकलवाना है। ठीक है। और इस प्लेट से मैंने कनेक्ट किसको कर दिया? बैटरी को। ये बैटरी को कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर, पॉजिटिव टर्मिनल इधर। अब मैंने इस पे लाइट गिराया, लाइट गिराने से क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा? इसको खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। और नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा? धक्का देगा, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये इसको धक्का देगा। तो बेसिकली ये बैटरी क्या काम कर रहा है यहाँ पे? इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है? क्या कर रहा है? सपोर्ट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल लगाओगे उसको बोलोगे सपोर्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलोगे? सपोर्टिंग पोटेंशियल। क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा? सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसका पोलैरिटी को चेंज कर दूं, रिवर्स कर दूं, और इधर प्लस ले लूं, इधर माइनस ले लूं, तो क्या होगा? जैसे लाइट को फॉल करवाओगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये नेगेटिव है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा? पुश करेगा इधर की तरफ, और ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? खींचेगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आया? एक बार चेंज करो तो स्टॉप, दूसरी बार करो तो सपोर्ट। ठीक है, ओके। अब देखो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? देखो, अगर यहां से तुमने लाइट डाला और उसकी फ्रीक्वेंसी केवल, मान लो कि इसको चाहिए 10 जूल की एनर्जी। कितना चाहिए बेटा? 10 जूल की एनर्जी।
दे कितना रहे हो 10 जूल का, 10 जूल का एनर्जी चाहिए, 10 जूल का ही दे रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को केवल निकालेगा, निकाल के रख देगा। तो इधर से पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है रोकने के लिए, क्योंकि वो निकल के रुका हुआ है। समझ में आ रहा है? अब अगर मैंने यहाँ पे इसका कितना चाहिए 10 जूल चाहिए, मैंने इसको दे दिया 100 जूल, तो इस 10 जूल का यूज करके निकाल दिया, और 90 जूल जो बचा उसको ना तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अब इसको चाहिए रोकने के लिए, समझ में रहा है? तो अब इसको चाहिए रोकने के लिए, ठीक है। तो देखो जो फाई होता है ना बेटा, फाई वो होता है मटेरियल का प्रॉपर्टी, कि इससे कितने जूल में निकलेगा। हो सकता है सोडियम 10 जूल में निकाल दे, मैग्नीशियम 15 जूल ले, कोई और मटेरियल और ज़्यादा ले। तो ये किसका मटेरियल प्रॉपर्टी है? मटेरियल का। और जो करंट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी क्या होता है? पावर अपॉन एरिया। मतलब देखो इंटेंसिटी क्या होता है, एक टॉर्च लो, छोटा सा टॉर्च, ऐसे फोकस करो, सेम लाइट वाला। अब उसी सेम लाइट वाले को क्या है ना, एक बड़ा सा उसका एरिया ले लो टॉर्च का, और बड़े से एरिया में करो, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन क्या चेंज हो गया? एरिया चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे तुम एरिया बढ़ाते जाओगे, मतलब क्या बढ़ाते जाओगे? एरिया कम करते जाओगे, इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, तो क्या बढ़ते जाएगा बेटा? करंट बढ़ते जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया ना कि अगर तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी? बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी किसको जाएगा? इलेक्ट्रॉन को जाएगा, ठीक है। और उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी ये क्या है? एनर्जी है ना। पोटेंशियल इनटू चार्ज क्या होता है? Q इनटू V। ये भी तो एनर्जी होता है, वर्क होता है, ठीक है। तो इतना चाहिए अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुम देखोगे तो डायरेक्ट किस पे प्रोपोर्शनल है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, या फिर जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, ठीक है। वेरी गुड, बस यहीं तक है इसका सफ़र। और तुमको जो यूज़ करना है ई फोटोन। ई फोटोन मान लो कि 100 जूल है, तो 10 जूल मान लो इधर चला जा रहा है, तो 90 जूल किधर चला जाएगा? इधर, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी पक्का। कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन मुझे ये बताओ, नहीं E इज इक्वल टू एच, एग्जैक्टली। ये फोटो इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन तुम C इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा दो, आ जाएगा। C इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा दो। C का वैल्यू है 3 गुणे 10 की घाते 8, 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर पर सेकेंड। आ गया? पक्का आया? बैक साइड आ गया? नेक्स्ट चलें। प्रियंका, प्रमिला, पक्का आया ना? देखो इधर C का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा फ्रीक्वेंसी कितना दिया बेटा? 0.6 इंटू 10 की पावर 15 इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा। यही लैम्डा फाइंड करना है ना। तो 3 में से 0.6 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7। 1000 का मल्टीप्लाई करो, 1000 का डिवाइड करो, 1000 का मल्टीप्लाई 1000 का डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? 5000। और ये 10 की घाते माइनस 10 हो जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ओके।
बचेगा पहले वो आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन याद कर लो क्या होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? E इज इक्वल टू बी ऑप्शन। E इज इक्वल टू 5 प्लस क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही होता है ना फॉर्मूला ये आइंस्टाइन का। तो अब देख लो E कितना दिया है, 5 कितना दिया है, काइनेटिक एनर्जी बता दो। ये आ रहा है? आ रहा है ना, क्योंकि E कितना दिया बेटा? 3 तो मतलब H इंटू 3 न्यू नॉट इज इक्वल टू ये कितना दिया है? B नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल मतलब क्या दिया है? 5 से रिलेटेड। ठीक है, ये हो जाएगा H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 2H न्यू नॉट। ठीक है, पक्का ना? ओके, नेक्स्ट चलें। चलते हैं। वर्क फंक्शन 5 अपने पास नॉन फोटो पढ़ो और आराम से बताओ कि क्या। वेरी गुड, ऑप्शन सी। ज्यादा पे टिक मत मार देना ना, मैंने बताया था, क्योंकि न्यू थ्रेशोल्ड जो है वो न्यू जो न्यू है वो न्यू थ्रेशोल्ड से क्या होना चाहिए बेटा? ज्यादा होना चाहिए। मतलब लैम्डा थ्रेशोल्ड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लैम्डा नॉट मतलब थ्रेशोल्ड, कभी नॉट लिखा रहेगा कभी TH लिखा रहेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? इक्वल रहेगा तो भी करेगा और इक्वल से कम है तो भी करेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलें। वर्क फंक्शन दिया हुआ है ना, बी ऑप्शन। ब्रेकिंग बैरियर फास्टर देन लाइट है। अच्छा, वर्क फंक्शन कितना दिया बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करो तो सबको ही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है ना, मतलब 5 से रिलेटेड क्या निकालना है अपने को? HC बाई लैम्डा। कर दो। लेकिन जो दिमाग लगा लिया वो एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है 12,400 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। होता है कि नहीं होता है? एक जीरो कम कर दो तो वो आ जाएगा ना। कर लो। एनर्जी देखो एक्चुअल में ये होता है बेटा, HC बाई लैम्डा होता है ना। H का वैल्यू हमको पता है 6.62, C का वैल्यू पता है 3 × 10 की पावर 8। सबको सॉल्व करने के बाद 12,400 बटे लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा के किस में रखना है? एंगस्ट्रॉम। मतलब इसको सॉल्व करोगे तो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम पे। और एनर्जी को किस में रखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना। तो बस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये करोगे तो लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 3,1,0,0 राइट। NM में करिएगा ना उसको। हाँ, तो NM में है ना, तो लैम्डा मतलब एक जीरो और कम कर दो तो कितना आ जाएगा? 310 नैनोमीटर। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। है ना, ओके। दोनों याद करने की जरूरत नहीं, 12,400 ही याद करो। अब दिमाग एग्जाम में ये काम करेगा कि एक जीरो ज़्यादा था एक जीरो कम था, इसीलिए केवल एंगस्ट्रॉम पे आता है ना। चलिए नेक्स्ट। Energy of kinetic potential transform matter 0.1 meter per second. तो
E और D प्लस कर दिया। पक्का। देखो एक बार इक्वेशन याद करो, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बताओ मुझे। प्लस प्लस तो कर दिया, क्या करना है? E फाइंड करना है, E फोटोन। करो 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 करो। 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी कर देंगे ना तो 3.1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। E फोटोन इज इक्वल टू क्या होगा? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। 5 कितना दिया है? 5 अपने को 0.9 दिया है। और नहीं, वर्क फंक्शन दिया है 2.2। हाँ और एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल इज, वो तो ये क्या दिया है? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली 2.2 प्लस 0.9, 3.1 आंसर क्या होगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? The threshold wavelength of formation of mutations of a metal surface charge on something. The work function of the material of the metal surface. The work function पूछा भी है। लैम्डा अपना पता लगा। Work function का था for equal to 12,400। वर्क फंक्शन फाइंड करना है ना? हाँ सर। फाइंड कर लो। चलिए लैम्डा कितना? 6 दूनी 12। इलेक्ट्रॉन पक्का? ठीक। सीधा डिवाइड कर दिया। क्या बात। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वर्क फंक्शन फाइंड करना है ना बेटा? हाँ सर। तो वर्क फंक्शन भी तो एक एनर्जी है। Yes, sir. h न्यू, लेकिन कौन सा न्यू? थ्रेशोल्ड। या फिर इसको लिख सकते हैं hc C बाय by लैम्डा lambda TS। थ्रेशोल्ड। बस hc या फिर और कुछ मत लिखो। बस हाँ, बस इतना ही। अगर फाई को तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। बस आ गया। एक मिनट यार। 6 2 12। लैम्डा का वैल्यू रखोगे 6000, तो 3 0 से 3 0 गया तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है लेकिन 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा ओके, मतलब 2.06 आ रहा है, मतलब 2.1 और जस्ट 2 है ना? ठीक है, पक्का ना? हाँ सर मानिए। सॉल्व करके देखो, ऐसे नहीं। 6 2 12 और बचा 14 6 नेक्स्ट चलें। 36 ओके, अब देखो 2.6 जो मैंने 6 आ रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम पूछा जा रहा है और इससे ही पूछेंगे। देखो क्या होता है। पहला केस मैं लेके चलता हूँ जिसमें क्या कांस्टेंट है बेटा? इंटेंसिटी कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? इंटेंसिटी। लेकिन चेंज क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से करंट में चेंज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? अरे बस 2.06 आया ना? 2.66 आ रहा है उसमें। तुम पाप मत करो। देखो आई कांस्टेंट है और न्यू चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो रहा है क्या न्यू के चेंज होने से? ये देखो करंट चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है ना चेंज? समझो क्यों नहीं हो रहा है चेंज? क्योंकि देखो एक बात बताओ, मैंने 100 जूल का एनर्जी जो है इस सरफेस पे ऐसे गिराया। मान लो कि इस सरफेस का वर्क फंक्शन है 20 जूल। कितना है? 20 जूल। तो 100 में से कितना यूज करेगा? 20। बचेगा कितना? 80। तो 80 किस में यूटिलाइज होगा? काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। अब मैं 100 की जगह अगर 200 दूं तो कितना यूज करेगा ये? 20। काइनेटिक एनर्जी कितना देगा? 180। वह 180 अब देगा। 180 को यूज किस में करेगा? काइनेटिक एनर्जी। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन तेजी से एक बार स्लो जा रहा था, दूसरे केस में तेजी से जा रहा है। लेकिन करंट में क्या चेंज आएगा? क्योंकि हमको करंट जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ कितना भी तेजी से जाए या स्लोली जाए, करंट उतना ही होगा। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन स्लो भी जाए ना तो करंट तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यही है कि अगर तुम्हारा आई कांस्टेंट है
इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और अगर ये चेंज हो रहा है तो करंट में कोई फर्क नहीं आएगा, केवल किस में फर्क आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में। क्योंकि स्टार्टिंग के केस में 80 से काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था तो धीरे से रोकना पड़ेगा, और जब दोबारा केस में 180 यूज करके जा रहा है तो उसको तेजी से रोकना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को तेजी से रोकना पड़ेगा, कम फ्रीक्वेंसी वाले को और धीरे से रोकना पड़ेगा, और कम फ्रीक्वेंसी वाले को और धीरे से रोकना पड़ेगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट केवल जो वर्क फंक्शन के बराबर होगा उसको रोकना ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऑटोमेटिक मिल जाएगा। समझ में आया ना? ये क्लियर होना चाहिए। अब जो दूसरा केस है जस्ट अपोजिट, अब मैं ना v को कांस्टेंट कर देता हूँ और I को चेंज करता हूँ। अब देखो कि मैंने 100 जूल का एनर्जी दिया, ठीक है, लेकिन 100 जूल को मैंने 5 20 फोटोन में बांट दिया, और उसका वर्क फंक्शन कितना है? 20 ही है। अब मैंने 5 दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या चेंज किया है? इंटेंसिटी। तो मैंने 5 चेंज कर दिया 20 का, तो पांचों 20 जो जाएंगे तो पांचों 5 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो इसके पहले 100 में एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था और 80 काइनेटिक एनर्जी में यूज हो रहा था, लेकिन अब उस 100 में 100 का 100 केवल इलेक्ट्रॉन निकालने में यूज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कुछ यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ गया, तो ये तुम्हारा हाई इंटेंसिटी के लिए, लो इंटेंसिटी के लिए, उससे लो इंटेंसिटी के लिए, और तीनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा? सेम हो। ठीक है, क्योंकि हम उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे, हर एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी वही होगा, है ना? ओके, तो ये हो गया तुम्हारा दोनों का प्लॉट। एक 2 साल से यही देखते आ रहे होगे, अभी भी कोई कंफ्यूजन है बताओ इसमें? कि सर 2-3 बार देखें लेकिन समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं है ना? ठीक है, होपफुली, वेरी गुड। अब देखो यूजफुल फॉर्मूला, क्या बात है। यूजफुल फॉर्मूला, यस, ये बहुत लेट आया ना, पहले आना चाहिए था। ओके, नो प्रॉब्लम, बेटर लेट देन नेवर, है ना? ठीक है, अब देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये फ्रीक्वेंसी है। अब लोग ये सोचते हो कि ये प्लॉट आया कहाँ से सर, मैं अभी लेके आता हूँ। E इज इक्वल टू क्या होता है? 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो E को बेसिकली लिख सकता हूँ 5 प्लस E इंटू VS। काइनेटिक एनर्जी को कौन करता है? स्टॉप करता है ना पोटेंशियल, EVS। अब मुझे किसके वर्सेस प्लॉट करना है बेटा? फ्रीक्वेंसी और EVS। तो इस E को क्या लिख सकता हूँ? H न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस EVS, ठीक है। अब देखो ये मैं इसको लिख सकता हूँ EVS इज इक्वल टू H न्यू माइनस 5, लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, y एक्सिस में क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो मैंने ये y ले लिया। x एक्सिस में क्या है? फ्रीक्वेंसी, तो मैंने ये ले लिया। अब ये कौन सा इक्वेशन बन रहा है? y इज इक्वल टू mx माइनस c, और mx माइनस c का किधर से स्टार्ट होगा? यहाँ से, नेगेटिव। समझ में आया? ओके, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन करंट और लाइट फ्रीक्वेंसी, देखो बेटा मैं बोला था फ्रीक्वेंसी से करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल किससे फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी। किससे फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी से। अब देखो अगर कोई बोले तुमको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू फाइंड करना है, तो ये देख लो काइनेटिक एनर्जी ये है, ये दिख रहा है ना इक्वेशन, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस ये फ्रीक्वेंसी, तो ये न्यू है ना, ये किसमें होगा? H न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये न्यू फाइंड करना है ना, और इस पूरे को मैं y मान लूँ, और ये क्या है? x, मतलब mx प्लस ये c है, तो ये y प्लस mx प्लस c का कैसा होगा ग्राफ? वही तो समझ कैसे भाग रहा है? नहीं ये अच्छा, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, सॉरी ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का नहीं, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है। किसका है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में ये लेना है, तो H न्यू इज इक्वल टू H न्यू थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखो अगर तुमने लाइट इससे कम डाल के रखा है तो एमिशन ही नहीं होगा, जब एमिशन नहीं होगा तो करंट क्या होगा? 0। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तुम्हारा करंट धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले से क्या बनेगा? ये y इज इक्वल टू
एम एक्स का तो प्लॉट है और ये एम एक्स माइनस सी का ही प्लॉट बन रहा है, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला तो तुमको पता ही है। अब देखो पहला ही इक्वेशन आया ये वाला, ये तो तुमको पता ही है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये फाइव। तो बताओ किस मटेरियल का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा? किसका होगा? सोच दो एक बार। इक्वल होगा क्या? एक बार और सोच। सर मजे ले रहे हैं इसका, सोच रहा के मिस्टेक करवा। इक्वल अच्छा एक बार बताओ, वर्क फंक्शन इक्वल होगा यार। ये मान लो कि तुम्हारा ए है और ये क्या है तुम्हारा बी, तो इसको पीछे मिलाओगे तो यहाँ आएगा ना, तो ये 5-1 है, तो ये क्या होगा 5-2, तो 5-2 इज ग्रेटर देन 5-1, तो ऑब्वियस बात बी ही ज़्यादा होगा जो तुमने स्टार्टिंग में बोला, ठीक है। किसका ज़्यादा होगा? बी का वर्क फंक्शन, समझ में आ रहा है ना, मतलब जितना वाई पे इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा। वेरी गुड, लेट्स दी आंसर। सो द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज कंपेयर टू बी, तो ए का तो लेस देन होगा ना, तो आंसर क्या होगा? लेस, ठीक है। ओके सॉल्व करो इसे। ये स्कोरिंग चैप्टर है, इससे लेके आना ही है मार्क्स, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल, मतलब फाइंड करना है VS1 VS2 माइनस VS1। VS2 करो VS2 माइनस VS1, ये तुमको फाइंड करना है, बस दो कंडीशन के लिए लगा दो। 1 पॉइंट समथिंग का तो एक ही आंसर है डी, मतलब हमारा -5 करके E+4 कर दो। ठीक है, परेशान नहीं करना। खेसारी वो बहुत बड़ा फैन है खेसारी यादव का। वो पंकज त्रिपाठी का। अच्छा यार, पंकज त्रिपाठी की कोई इंडिया फैन मनोज आ गया, आ गया उसको बताना। यस सर, जाता हूँ आपसे। देखो ये बंदा जो है विद 5 सेकंड्स दे दिया आंसर, तो लोग क्या कैलकुलेशन नहीं करते। आ गया है, हमें बोल आ दिया। गया? नहीं आ रहा है? आ गया सर। 1 पॉइंट कितना है? 1.1, अरे तो ठीक है ना, 1.1 1.04 क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्लोज तो है नहीं आंसर। माइनस कर अब देखो E इज इक्वल टू क्या बेटा, 5 प्लस EV01 पहले के लिए, ठीक है। दूसरे के लिए क्या लिखोगे? 5 प्लस EV02, ये लिखोगे ना, ठीक है। अब इस E1 को क्या लिख सकते हो? HC बाई सर डायरेक्ट निकाल दीजिए ना, वैल्यू पुट करके। HC बाई लैम्डा 1 और HC by lambda 2, HC बाई लैम्डा लैम्डा 2, बस दोनों को माइनस कर दो। 4 माइनस 3 से करिएगा तो 1.1 समथिंग। या फिर इसको क्या लिखोगे? 12,400 डिवाइडेड बाई लैम्डा 4000 डिवाइडेड बाई 4000 लैम्डा 1 और डिवाइडेड बाई 3000, यहाँ पे भी क्या लिखोगे बेटा? 12400 डिवाइडेड 12,400
डिवाइडेड बाई लैम्डा 2। अब बस दोनों को माइनस करोगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, Yes, दोनों sir. को माइनस करोगे तो 5 तो दोनों सेम ही है। तो EV2 माइनस EV1 इज इक्वल टू 1.10 12,400 विल बी कॉमन 1/3000। इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सर। क्या इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, मैंने डायरेक्ट निकाल लीजिए ना। मैं डायरेक्ट तो निकाल दूँ बेटा, मैं डायरेक्ट तो निकाल दूँ, लेकिन आधे बच्चे के ऊपर से निकलेगा। अरे यार, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12.4 इंटू 4 माइनस 1/12 है ना। तो ये आ रहा है कितना आएगा ये 1.0, अरे आ तो रहा है एग्जैक्ट यार 1.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और इधर भी किस में दिया है बेटा, इलेक्ट्रॉन ईवी में दिया है ना, ईवी, तो ईवी से ईवी कट जाएगा, ई से ई कट जाएगा, आ गया ना आंसर 1.036। और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे 6 इज मोर देन 5, तो आंसर होता है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस सॉल्व है 1.04। ठीक है, कोनो दिक्कत पाटे दिक्कत पानी नहीं, तो मैं दिक्कत पा Okay. photons emitted by per second by 62 watt source of monochrome light of wavelength कितना 3/2 into कितना ये एनर्जी पार्ट cos एनर्जी 62 शराब खान का हमारे गैंग में रहता है, हमारे गैंग का लीडर है ना, कोलियूम टाइट, क्या लिखा है कोलियूम टाइट, कितना आया आंसर 2.5 इंटू 10 की पावर 20, हाँ सर इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स आया, ऐसा बोल रहा है रॉबिन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा नहीं, इसकी पहले प्रॉब्लम समझ में आया। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछ रहा है ना। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि तुम्हारे पास 100 जूल है एनर्जी टोटल, और एक फोटॉन की एनर्जी 1 जूल है, तो क्या करोगे, टोटल एनर्जी में एक फोटॉन की एनर्जी डिवाइड करोगे ना, तो 100 आ जाएगा आंसर। बस यही करना है, एक फोटॉन की एनर्जी निकालो, एक फोटॉन की एनर्जी 12,400 डिवाइडेड बाई 4,800 है ना। तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, 3 आएगा 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एनर्जी हो गया बेटा, एक फोटॉन का। कितने फोटॉन का, एक फोटॉन का। अपने पास टोटल एनर्जी कितना है, एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना दिया है 62 वाट। 62 वाट मतलब जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम 1 सेकंड तो जूल पर सेकेंड। अब देखो तो 62, अब ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। ठीक है, 62 जूल। तो 62 जूल को कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या लिख सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड NH न्यू, NH न्यू। ठीक है, लगा दो। ठीक है, E/2 वो भी लगा दो। तो यहाँ से N = क्या आ जाएगा, E/h न्यू। और E कितना दिया है, E दिया है 62, h न्यू कितना आया, जो भी तुमने फाइंड किया। हाँ, तो 62 वाट दिया है ना, तो 62 वाट में एक का एनर्जी का डिवाइड कर दो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। बी आ रहा है, तो तुमने सी बताया।
ऐसे कैसे? सी ऑप्शन आएगा सर। ऑप्शन सी सी आएगा। सी है। अरे ठीक है, अपन क्या मिस्टेक करती है? देखो एक बार चेक करो, साक्षी एलोन इज करेक्ट। पावर अपने को 62 लगेगा, 80 का 12 मतलब 400। 3 टाइम्स नहीं है। 124 को 48 से डिवाइड किया ना 3 टाइम्स नहीं जाएगा, कम जाएगा। 3 टाइम्स में तो 144 है। अच्छा और कम जाएगा क्या? हाँ हाँ, तो और सर। कम कर लो। तभी मैं सोचूं सर, मैं भी उठा के डिवीजन मार के माइनस कर रहा हूँ, आंसर ही आ रहा है। सॉल्व कैसे होगा? टोटल एनर्जी दिया है ना 62 वॉट, 62 वॉट और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था बेटा? 12,400 एंड डिवाइडेड बाई 4800, तो 4800 ऊपर चला जाएगा। अब ये किस में आ रहा था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, 10 की पावर -19 है ना। तो देखो ये 20 से 20 हो गया तो 62 और ये हो गया तुम्हारा 30 बाई 124 इंटू 10 की पावर, इसको भी हटा दो तो हो जाएगा 20। तो ये 3 से कितना हो गया? 3 62 बाई 41 इंटू 10 की पावर 20, तो ये हो गया 1.5। हाँ तो क्या आंसर है ना? ओके 1.5 इंटू 10 की पावर 20, इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज करेगा। ठीक है, एक रिकॉल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, लेकिन 1 जूल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इसको इधर लाओगे। ठीक है, ओके समझ में आया? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? इतना। लेकिन 1 जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको पूरा लाके डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। रेडिएशन दिस वर्क क्वेश्चन इज 5 अपने को कितना दिया गया है? 2.5। The position required is to be faster for the reference meter by surface area. What function that required is फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, E इज इक्वल टू 5 प्लस, लगा दिया सर बस। और ये एक और फॉर्मूला होता है ना, फाइंड आउट करो। वन 1.47। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व के 1.5 आ रहे हैं। ओके ओके रिमेनिंग आई एम वेटिंग फॉर अनदर रिस्पांस। वही जा रहा है। ठीक है 2500 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना होगा? 12,400 डिवाइडेड बाय 2500। Yes, sir. ये सीधी चला गया और ये वो कितना 4 आया? बार 5 कितना यार? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं 4 ले तो E होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 5 कितना होगा बेटा? 5 कितना दिया है? 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EVS। तो इसको इधर माइनस करें कितना आएगा? 1.5 1.5। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू EVS। तो E से E चला गया। Yes, कितना sir. आया आंसर? 1.5। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं पक्का सॉल्व करो एक बार। प्रियंका आया ना? पक्का दिया कितना था? वर्क फंक्शन 3.5, वेवलेंथ दिया 2500 एंगस्ट्रॉम।
ये इंसिडेंट मतलब समझ रहे हो? 2500 एंगस्ट्रॉम का लाइट गिर रहा है, धड़ा ठीक है? तो टोटल एनर्जी कितना है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो रहा है। यस हाँ, वर्क फंक्शन। तो बाकी 1.5 कहाँ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, energy। ठीक है? क्या बात है। इसको तुम लोग देखते ही गलत कर दो। The graph between kinetic inverse potential incident radiation। हाँ तीसरा सी को टिक मारिए सर, डायरेक्ट C D E F G H। देखो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, तो गलत है। ये तो गलत है, कम तो होगा नहीं। और दूसरी बात कि जब मैं फ्रीक्वेंसी 0 किया था, फ्रीक्वेंसी ये तो फ्रीक्वेंसी में जब दिया ही नहीं था लाइट उसको, तो काइनेटिक एनर्जी आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है बिना लाइट दिए, है ना? और ये बोल रहा है कि मैं थोड़ा भी एनर्जी दूं तो निकल जा रही है। ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर होगा डी। समझ में आया? यस सर। और ये यहाँ से इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे बेटा? इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? वी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या फ्रीक्वेंसी। बोलेंगे? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड तक कोई एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। इसके बाद जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, है ना? नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आया बेटा, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बड़े आसान क्वेश्चंस हैं, 10th लेवल का मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, पी जो होता है, अगर किसी पार्टिकल का मास दिया है तो मोमेंटम क्या होता है? मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है? तो मास इनटू वेलोसिटी हम किसके केस में करते हैं बेटा? अगर किसी का मास दिया हो, लेकिन फोटोन का मास क्या होता है? फोटोन का मास क्या होता है? कुछ भी नहीं। फोटोन का मास 0 होता है, होता ही नहीं। रेस्ट मास इज 0। जब किसी का मास ही नहीं है तो फिर मोमेंटम क्या होना चाहिए? 0। लेकिन यहाँ पे लाइट पे किसने सबसे पहले फाइंड किया था? डी ब्रोगी। उसने बोला भैया इसमें मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा। क्या होता है? h बाई, जो सबसे पहले स्लाइड में बताया, ठीक है? अब देखो, तो लैम्डा को क्या लिख सकते हैं? h बाई पी। लैम्डा को इधर ले गया, पी को इधर ले गया। अब पी को क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी, यहाँ लिख सकते हैं। अब m इंटू वी को बेसिकली क्या लिख सकते हैं? 2me रूट में। क्यों लिख सकते हैं इसको? क्योंकि mv 1/2 mv स्क्वायर क्या होता है बेटा? e। अगर एक m का और मल्टीप्लाई करूं और एक m का नीचे करूं तो ऊपर क्या हो जाएगा? mv का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p। तो e इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? p स्क्वायर बाई 2m। मोमेंटम के फॉर्म पे क्या लिखते हैं? E इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। तो p को क्या लिख सकता हूँ? p को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2m e। तो बस p की जगह मैंने ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब E को अगर किसी v पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा हो तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है? qv। पढ़ा है ना? पक्का? ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, मान लो कि साक्षी रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे। जब रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगा? 0। जब वेलोसिटी 0 होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा? 0। अब 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब इसका वेवलेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? साक्षी को इतना फैल थोड़ी जाएगी सर, इतना थोड़ी फैलेगी। अभी बताइए, गजब बात है। नॉर्मल में वेवलेंथ देखो, जो ये वेवलेंथ इन्फिनिटी हो रहा है ना, एक्चुअल में ये जो मैटर वेव है, मैटर वेव इज एसोसिएटेड विथ ओनली मूविंग पार्टिकल। जो रेस्ट बॉडी पे उसको एक्सप्लेन नहीं किया है ना? ओके,
एक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कितना एनर्जी होता है? गैस मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी कितना होता है? 3/2 kT। कितने मॉलिक्यूल का है? लोगों को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि एक मोल का है कि एक मॉलिक्यूल का है। मैंने बार बार बताया है कि जहां बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आए वहां पे, और जहां पे आर आए वहां पे, ठीक है। तो इसका लैम्डा क्या हो जाएगा बेटा ये, और के का वैल्यू कितना होता है ये? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, देखो आगे के प्रॉब्लम्स के लिए हेल्पफुल। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1840 गुना होता है इलेक्ट्रॉन से, और जो मास ऑफ ड्यूटेरियम होता है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन तो पता ही है तुमको क्या होता है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 4 गुना होता है भारी, ठीक है। वेरी गुड, ये सारे इंफॉर्मेशन यूज होंगे, करो यूज। फ्रीक्वेंसी करना क्या है इसमें अपने को? कितना दिया है? 1 किलो इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी दिया है। और इसको क्या लिख सकता हूँ? hc/लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी भी दिया है ना, h न्यू, और उसको कितना लिख सकते हैं? 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बता दो मुझे फ्रीक्वेंसी क्या होगा? दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, जो भी करना है। 2.4 पावर का दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अब देखो hc का वैल्यू मत रखना है ना, डिवाइड कर दो। c का वैल्यू रखना पड़ेगा, hs कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करो इक्वेशन को एक दूसरे से। hc/लैम्डा एक है, और उसको डिवाइड कर दिया h न्यू से। सर 2.4 समथिंग आ रहा है। कर लोगे? बहुत दिन हो गया डेली का सॉल्व नहीं ना क्वेश्चन, तो देखिए आपको पूरा मैं ही करूँगा। 2 महीने छुट्टी में थी ना। बस ये क्लोज हो गया होगा। आया? वेरी गुड। सर 2.4 और इतना कैलकुलेशन करने में कल 8 बजे जैसे क्लास से निकली इधर दूर से बारिश, मन तो कर रहा था कि कार में बैठ के घर निकल नहीं समझ में आया कि ना, हाई ईकी चाहिए। मेरे पास IQ है, सॉरी। समझ नहीं पा रहे। नहीं
नहीं आएगा ना, ऐसे ऐसे कैसे आ जाएगा? मैंने मेरा बोर्ड पे 2 हाथ नहीं चलाया, ऐसे कैसे आ जाएगा? मेरा 2.4 आ रहा था। क्या बात है? लैम्डा कितना दिया? 1.24 ना, मेरे पास 1.24 नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9, तो ये तो 20 हो गया। और 3 में से 1.25 का डिवाइड करोगे तो 2.5 आएगा या फिर 2.4 आएगा। मेरा सर मेरा उतना ही आया था। है बी ही तो तो किया यही है, तो टिक मार। सही है ना? यस सर। आया ना? फिर ठीक है, ओके। मैं तो अक्सर क्यों इसके पहले? ऋतु ऋतु मैं दिन के साथ मैं भी बदलता हूँ। डी ब्रोगली बेबी, ठीक है? ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इंस्ट्रक्शन ये है कि ये मैंने सॉल्व करके दे दिया केवल इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। इसका फॉर्मूला होता है ये, नॉट सी। सी मैंने क्यों रख दिया यहाँ पे? सी नहीं है, ठीक है? एच बाई इतना होता है, हाँ यस, एच बाई इतना होता है। अब तुमको अगर ये बोल रहा है कि प्रोटॉन का, तो यहाँ पे मास ऑफ की किसका आएगा? प्रोटॉन। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन में? इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे केवल मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। अगर अल्फा के लिए पूछेगा तो मास ऑफ अल्फा, अगर अल्फा के लिए पूछेगा तो मास, ठीक है? आया क्या सबका? ये दे दिया तो बड़ा आसानी से कर लिए। इससे मेरे को वो याद था, ऐसे याद था? प्रोटॉन के लिए आता कितना? 2 पॉइंट करके और उसके लिए 1.0। वेरी गुड, इतना कैसे याद कर लेते हो? जीनियस है। वेरी गुड। अभी तो बताइए कि आई की बहुत तो देखो, नॉर्मल फार्मूला ये यूज करना है बेटा, और इलेक्ट्रॉन के लिए ये यूज करना है। प्रोटॉन के लिए 2 पॉइंट समथिंग होता है जो बोल रही है, याद करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये यूज करो, ठीक है? ये हुआ रूट वी कितना दिया है? वी 100 वोल्ट, तो 12.127 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई रूट 100 मतलब 10, तो ये हो जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। और इसको नैनोमीटर में लिखना है तो क्या करेंगे? एक डिजिट को 10 से करेंगे ना, 10 से डिवाइड। तो 1.1227 मतलब वेरी गुड। दो लोगों से जीनियस तो मतलब मैं ही हूँ। अच्छा, एक यंग प्रोफेसर बंदा देखा है 11-12 साल का, कहाँ जिसने मिले? मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व किया मैग्नेटिक फील्ड। देखा है तुम? शॉर्ट्स वगैरह में देखा होगा। नहीं, वो कोट पहना था, शॉर्ट्स नहीं पहना था, ठीक है? अरे यार मेरे दिमाग से Dual nature of radiation and अच्छा, कभी-कभी जोक ऐसे होते हैं कि इंसान को खुद को समझ नहीं आता। सर वो जोक नहीं, कुछ और सोच रहे हैं सर बैठ के। हाँ, इम्यूनाइजेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, बायो को कसर पूरा निकाल देते हैं। ये चार फॉर्मूले हैं। The ratio of the energy of the photon and momentum, E by P पूछ रहा है। E is equal to होता है H नहीं, और P is equal to होता है H by lambda। देख लो जल्दी से। एनर्जी क्या होगा देगा? E इसमें ठीक है, hc by lambda होगा। अब hc by lambda एनर्जी हो गया, डिवाइड किससे करना है? मोमेंटम से। मोमेंटम होता है p is equal to h by lambda, p is
इक्वल टू एच बाई लैम्डा ना, क्योंकि लैम्डा इज नॉट एच बाई पी होता है, पी था लैम्डा कुछ नहीं, ठीक है, डिवाइड कर दो तो क्या आंसर है? सी। ऑप्शन बी आंसर सी। आंसर सी, आंसर सी है। सी या बी? सी, अरे बी ऑप्शन है, आंसर सी है। सर परसेंट सर 3 into 10 to the power 8 गलत मैंने आप दिस। अच्छा देखो E कितना है बेटा? hc बाई लैम्डा, यस सर। ठीक है, और जो P है मोमेंटम वो क्या होता है? h एच बाई लैम्डा। लैम्डा। तो E बाई P पूछ रहा है ना, तो E बाई P इज hc बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई h बाई लैम्डा। तो h से h गया, लैम्डा से लैम्डा गया, तो आंसर इज C। सी तो आंसर नहीं इज B। आंसर इज B। आंसर इज C। अरे ठीक है, तो सोच लीजिए बोलना क्या है आपको। बी ऐसे ही। अब मुझे नींद कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या फाइनल एग्जामिनेशन में? हाँ? फाइनल एग्जामिनेशन में हाँ, अगर ऐसे आएंगे तो फिर तो छोड़ इसको सॉल्व करो चलो, सिलेक्शन भी रोक नहीं सकते फिर। कोई नहीं रोक सकता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे रोक सकता है केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसीलिए सपोर्टिंग पोटेंशियल लगेगा। सी ऑप्शन फिर से गलत, क्यों? यहाँ से गलत दोनों स्पीड बना रही है। कैसे ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। एक बार सॉल्व करो, पुट योर पेन ऑन पेपर। अब प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल तो दोनों के लिए चेंज होगा। प्रोटॉन के लिए एक बार बताओ, प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन प्रोटॉन में चार्ज किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इलेक्ट्रॉन मास के कितना होता है? मास ऑफ 9 प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल लिखा है ना बेटा, अल्फा पार्टिकल में कितने चार्ज होते हैं? 2√2 सर। 2 4 2 आएगा सर। सर कैसे नहीं आएगा? सर 2 और 2 सब तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2√2 आएगा क्या? 2√2 आएगा। चेक करो बेटा, अगर गलत आया सर 2 पहला आएगा, नहीं कोरियम होता है, मास कोरियम होता है पार्टिकल का, तो पहला आएगा। 4 2 का 8 2 into 2 से कैंसिल हो जाएगा। सर फर्स्ट ऑप्शन टिक मार दीजिए अंकल करके। 4 2 का 8 आएगा और 8 का 2 2 4 2 आएगा। पहला आएगा सर, बता रहा हूँ सर, मेरे को भल से नहीं करते हैं। क्या? हाँ क्या बेटा? सर मैं कब से चिल्ला रहा था पहला। अच्छा 2√2 बता रहे थे क्या? नहीं सर, मैं नहीं बोल रहा था। बी ये अच्छा एक बात बताओ, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन निकाल लो पागल लोग। hc विल बी एज इट इज, 2 विल बी एज इट इज कांस्टेंट है, mq तो किसका होगा? केवल और केवल प्रोपोर्शनल किसका होगा? 1 बाई क्या कर रहे हैं सर आप? mq। m कितना होगा प्रोटॉन का? m ऑफ प्रोटॉन और q होगा e, ठीक है। और लैम्डा ऑफ अल्फा कितना होगा बेटा? 1/रूट ऑफ बहुत हो गया। ये आपका 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू 2 टाइम्स ऑफ e। पे 8 आ गया ना, तो LP अपॉन लैम्डा अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा √8। √8 मतलब 2√2 पागल लोग, ठीक है। ठीक है। इस फॉर्मूले में hc कांस्टेंट था, 2 कांस्टेंट था, v कांस्टेंट था, इसीलिए मैंने लिखो लैम्डा को लिखा है 1 डिवाइडेड बाई √m³ इसके प्रोपोर्शनल है ना। कोनो दिक्कत नहीं पाठक? नो वाटर। चले नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? और समझाना है क्या? इसमें नहीं समझाना? क्राइटिकल नहीं? क्राइटिका वाह क्या नाम दिए सर। ओके, फाइंड आउट दिस। अल्फा पार्टिकल्स डबल होगा, देन इंक्रीज डेवलपमेंट 1/√2। पहले तो ना डी ब्रोगली वाला फॉर्मूला लिखो, डी ब्रोगली का फॉर्मूला लिखो। लैम्डा इक्वल टू पहला ऑप्शन ऑप्शन ए होगा क्या? ऐसे नीट में भी दोगे, पूछो नहीं क्या? होगा ही वो। हैं? ऑप्शन 1 ऑप्शन
डी ब्रोगली के लिए क्या लगाना है बेटा? लैम्डा इज इक्वल टू सर ऑप्शन बी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, P. ये लगाना है। या फिर लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई रूट टू M M Q V 2m/v। अब क्या डबल कर रहा है बेटा? ये पोटेंशियल पोटेंशियल डबल कर रहा है, सारे को कांस्टेंट कर दो तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v। तो अगर डबल कर रहे हो तो लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश मतलब पहले का रूट v होगा और दूसरे का 2v होगा, तो v से v चला गया तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई रूट v। हाँ तो पहला ऑप्शन। मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा? रूट 2 टाइम्स क्यों होगा? नहीं हो गए तो बावला हो गया। लैम्डा डैश इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि दिया है इनिशियल लैम्डा से कितने गुना, तो इनिशियल लैम्डा कितना है? लैम्डा इससे कितने गुना मतलब 1/√2 गुना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक होने के चांसेस हैं, करना नहीं है ना। गीतांजलि आर यू स्लीपिंग? नो। नेक्स्ट चले नेक्स्ट। ये समझ में आया बेटा तुमको? हाँ ये तो पढ़ा होगा 12th में, ठीक है। 9th में पढ़ा है 9th में। सर मत करिए सर, बेचारा आज ही आया, इसका आज ही वाट लगा देखो सेकंड नेक्स्ट है बेटा, ऑप्शन। नेक्स्ट देखते ही इसको तुम लोग गलत करते सेकंड हो। ऑप्शन ऑप्शन बी। सर मार दीजिए प्लीज सर। सर इतना गुस्सा से नहीं देख रहे। बी सर बी। ऑप्शन बी 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 हाँ डी होगा अभी मैंने डिसाइड गज्जा मेहनत कर रहे हैं, डी 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 क्या कर रहे हैं? सर वो डी अच्छा। असली प्रपोज कर रहा अच्छा डी ब्रोगाइली का एक्सप्रेशन देखो। बी बुराई ब्रोकली ब्रॉकली सर ब्रॉकली बुराई में डी ऑप्शन तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? एच बाई पी। ई सर। तो मतलब लैम्डा इनटू पी इज इक्वल टू एच मतलब कांस्टेंट। क्या? लैम्डा ये लैम्डा पी इधर लेके चला गया ना, तो लैम्डा इनटू पी कर दिया और ये एच क्या है? कांस्टेंट। तो एक्स इंटू वाई का अगर कांस्टेंट है तो कैसा ग्राफ होता है बेटा? ऐसा होता है ना, नीचे आके, हाँ डी डी। ठीक है। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ प्लॉट करना पता है ना? यस सर। नहीं पता है तो बता देता हूँ, देखो समझ लो। सर उसमें नहीं, दूसरे में बताइए। देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का तो पता ही है क्या होता है बेटा? ये। और y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का क्या होता है? ये। अगर ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम एक्स माइनस सी। अच्छा x इज इक्वल टू अगर y हो जाए तो क्या होगा? ओरिजिन से निकलेगा ऐसे, और अगर ये इसके लिए होगा, ठीक है, ये इसके लिए। और अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाए तो कैसा निकलेगा? ये तुम्हारा x है और ये है y, तो कैसे निकलेगा? ऐसे, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स हो जाए तो कैसे निकलेगा? बढ़ेगा, लेकिन ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर y इज इक्वल टू 1/x हो जाए तो क्या होगा? ये तो याद कर लो, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं, याद कर लो, नहीं तो फिर मैं कल से बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाने लगूंगा। नहीं सर प्लीज। यस सर। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? डी। सर हो गया क्या? बस 3 और क्वेश्चंस हैं, फिर से छुट्टी? बस बच आई थिंक 1:45 2:45। पौने दो मतलब? अरे पौने दो मतलब कितना? पौने दो मतलब कितना? 2:45 मतलब क्वार्टर। 1:45। फाइंड करो। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और ये कैसा ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम वाला है ना,
अगर कोई पार्टिकल डिके हो रहा है, मतलब कोई m मास का पार्टिकल है, m मास का पार्टिकल और डिके होके 2 मास में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एक का मास कितना है बेटा m1, दूसरे का मास कितना है m2। अब एक बार बताओ, एक अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है, मतलब एक अगर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा किधर जाएगा, इधर। पीछे जाना ही पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि एक इधर जा रहा है तो एक इधर चला जाएगा, हाँ वो तभी पॉसिबल है जब 3 पार्टिकल होंगे। 2 पार्टिकल है तो एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरे पीछे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या हो गया बेटा V2। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में किस में था, रेस्ट पे जीरो था ना, पे। रेस्ट पे था। जब एक्सप्लोड किया तो ये ऐसे ऐसे चलने लग गया। तो यहाँ पे करना क्या है, मोमेंटम क्या करना है, मोमेंटम कंजर्व। तो स्टार्टिंग पोटेंशियल मोमेंटम और फाइनल पोटेंशियल मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं। जब ये स्टार्टिंग और फाइनल सेम हुआ 1:1 होगा। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है सी बेटा, ऑप्शन है, फिर ऑप्शन सी। यस। सर मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप मेरे सुनते ही नहीं है। और ये P फाइनल H/P फाइनल, जब इनिशियल और फाइनल सेम होता है तो इन दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, सर मेरा सुनते ही समझ में नहीं आया। है। यस सर। निकालने की जरूरत मैं नहीं है, बोलूँगा ही आंसर। रेशियो निकालो, ये करो, लॉजिक बस करो। सर मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको, मेरा नहीं सुनते। इसी लॉजिक के साथ ये चैप्टर खत्म। नहीं अभी नहीं, ओ क्या बात है। ये भी देखो, सेकेंड ऑप्शन। एनर्जी मतलब मास से बात करें, दोनों में तो सेम ही होते हैं, तो सेकेंड बी ऑप्शन से। डी ऑप्शन पक्का। हाँ सर, दोनों के मास सिमिलर रहते हैं, एनर्जी लेवल। अच्छा ये दोनों इक्वेशन पहचाना लग रहा है ना, नीचे लिखा हुआ है। हाँ हाँ। तो इस E का वैल्यू लेके उधर सब्स्टिट्यूट कर दो या फिर उधर E का वैल्यू लेके इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। क्या उधर का E इधर कर दो या फिर इधर का E उधर कर दो सब्स्टिट्यूट। खेलना है? अरे हाथ चलाया करो, चला। इवन जो आता भी है ना क्वेश्चन उसके लिए भी हाथ चलाया करो, ठीक है सर। क्योंकि जब तुम सॉल्व करते हो तो सी कुछ अलग होता है। हाँ ऑप्शन सी है, नहीं होगा। कहाँ से कुछ ऑप्शन सी। एक बार और चेक करो, कोई और एक वोटिंग कर दो। क्या करना है बेटा, इस E का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है ना, होगा यार। या फिर इसका E यहाँ कर दो या तो इसका E यहाँ कर दो, रुकिए, और मैं रिलेशन करता बता दो मुझे। इनवर्सली बी ऑप्शन में आएगा या सी कहाँ से आएगा? बी आएगा। E फोटोन, रुकिए करता हूँ। E फोटोन के लिए क्या होगा बेटा, E फोटोन के लिए hc लैम्डा फोटोन, यही होगा ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, मैटर वेव, तो लैम्डा E इज इक्वल टू h/√2 m ऑफ m दिया हुआ है एंड E दिया है ना, E। तो इसको स्क्वायर करके यहाँ पे सेकेंड इसको स्क्वायर करो पहले, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा E का स्क्वायर इज इक्वल टू h²/2me, यार, और E का वैल्यू यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट 2 करो है तो ना। लैम्डा, थर्ड ऑप्शन से। सर मैं बोल रही थी कब से सी। तो ये पूरा कांस्टेंट हुआ कि नहीं, है ना। तो ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन। सी। देखो देखने से लगता है कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, लेकिन दो चीज को सब्स्टिट्यूट करना आता है। एक लगाना है मैटर वेव वाला, दूसरा लगाना है नॉर्मल फोटोन वाला, E इज इक्वल टू hν या hc/λ, और दूसरा कौन सा लगा हुआ है, मैटर वेव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ मैटर, उसका मास होता है उसका चार्ज, ठीक है। यस क्या बोला, एक क्वेश्चन सॉल्व किए ना हम लोग? अच्छा नहीं, नहीं, इस तरीके इसी के से तरीके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
12,400 डिवाइडेड बाई 4,000 कितना होगा? 4 तिया 12, 3.1 इसका अप्रोक्सीमेट 5 गुने 10 मिलता हूँ 12 बचा 500 के 20। दो इक्वेशन बना लो बेटा, दो इक्वेशन है ना। आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो और दो इक्वेशन लगाओ, पहले केस के लिए और दूसरे केस। एक का 4.1 है, अब उसको एडजस्ट फाइंड करो। फाइंड 4.8 समथिंग को दे देता हूँ। ये मैंने दे दिया है ना इक्वेशन नीचे, इसका दो इक्वेशन बनेगा नीचे वाला। 1 प्लस माइनस दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करो 5। इसको माइनस में ये चला गया 3 बच गया वापस। इसको ना कर देते 1.3 माइनस 0.9 कितना होगा? 10 एक बचेगा। ये अच्छा 0.3 कितना है? हाँ डालना पूरा वैल्यू गिवन तो यार। वर्क फंक्शन मुझे कितना दिया गया? वर्क फंक्शन 0.3 समथिंग कुछ आना चाहिए आंसर। मैं देख लेता हूँ, चेक करता हूँ। अच्छा हाँ दे दिखा लो। रुके रुके बनाने पड़ेगा। 45 कितना बचा इसमें? वेरी गुड। छोटी नहीं है। वेरी गुड। दो इक्वेशन बना लिए, सॉल्व करो। ऑप्शन सी 10 5 नंबर बाद डी तक पहुंच जाओ। कितना है? 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.3 सर 1.3 1.3। वैसे ही तो कुछ आया मेरा पूरा लफा चक्कर करने में एग्जैक्ट उतना ही आ रहा है। 2.14 माइनस कर दिया 1.1 वही है क्या? आ गया? देखिए कितना मेरा 1.3 आ रहा है। इसको क्या यूज किए हो बेटा? इसको एज इट इज ऐसे ही रखे हो। 1.3 है 12,400 डिवाइड बाई 4,000 फिर 5 इक्वल टू वही बोल रहे हैं। भाई हमने पता नहीं था 1.3 कर दिया सर। 1.8 आया। 1.8 पक्का। मैं कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक किया था, आंसर ही नहीं है। आंसर इज नॉट गिवन। 1.8 मैं चेक करता हूँ, चेक इट। एक बार चेक करने दीजिए। अप्रोक्स लेके नहीं मार रहा हूँ। प्रॉमिस बोल दिया सही। अरे इसको अगर नॉर्मल तुम लोगे तो एक्स सी बाई कितना दिया है? 4000 दिया है ना। 4000 10 की पावर माइनस 5 प्लस ई बी एस कितना दिया था बेटा? 1.3 ना। और ये पहला इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन। दूसरा पहले इक्वेशन इक्वेशन से याद है। वैसा बनाने की जरूरत नहीं है।
पहले से ऐसे आ गया। अब तुम यहाँ पे E और H का रखोगे तो आ ही जाएगा, लेकिन ये रिलेशन यूज करो ना। लेकिन अगर यहाँ तुम ये रिलेशन यूज नहीं करते हो तो E का वैल्यू रख के आंसर मल्टीप्लाई कुछ और करना ही है है। इसका। सीधा 1200 सर, 12,400 आंसर 2.3 दिया है इसका। 5 प्लस E इंटू कितना दिया है, यू नो वही दे रहा है। 0.9। ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4.5 by 4 is equal to 5 plus E into 1.3 divided by 5 plus E into 0.9। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा 4.55 0.45 is equal to 2.3 आएगा। 5.2E minus 2.3 आएगा वैसे में। तो ये आ रहा है 1.2E के आसपास, तो 5 आएगा 2.4, 2.3 आ रहा बता तुम्हें। 2.3 ना, एग्जैक्टली 2.3 आ रहा है। हाँ। नन ऑफ दिस आंसर ही उसमें नहीं है। 2.3 आ रहा है, 1.2 का जस्ट डबल करोगे तो कितना आएगा, 2.4। तो आंसर आ गया 2.3 समथिंग उसका आंसर आ रहा है। हमारा वही है 1.8 1.8। नहीं नहीं, गूगल में भी शो कर रहा है। ट्वाइस 1.8 भी लेंगे तो अपना कितना होगा, 18 दिन। अच्छा, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकालना है। हाँ, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी निकालना है। ठीक है, 2.3 ऐसे है। 2.3 आंसर है। आंसर गूगल में भी वही दे रहा है। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यस। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.3 को भी ट्वाइस करेंगे ना तो कितना होगा। इस 5 को तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकाले, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसको पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी करोगे तो 12,000 सीधा पूरा पूरा निकाल के डिवाइड किया फिर भी देखेगा आपको ही आएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अगर इसको 40 से डिवाइड करो कितना आएगा, 331 3.1 राइट। हाँ 3.1 आ रहा है, जिसका वैल्यू कितना है, 5 प्लस 1.3। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। ये एक्चुअल में कितना आ रहा है, 1.3 है ना। और दूसरा डिवाइड करो कितना आएगा बेटा, सर वो सर 2.1 2.7 2.7 ले लीजिए। हाँ हाँ, तो कितना आएगा, तो ऐसे कर रहे हैं। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है ना, सिंगल इक्वेशन। वैल्यू भी 0.9 उसको भी देख के ना। तो फिर इस इक्वेशन से क्यों नहीं आ रहा है, इस इक्वेशन से उस इक्वेशन से तो नहीं, आधा उसमें आता क्यों, देखो सब में आने। इसको हमने यस यस यस, मैंने इसको किस पे लिया है, नॉर्मल जूल पे लिया है। इसको E का वैल्यू रखा हुआ है मैंने, E का वैल्यू एज इट इज, ठीक है। E इंटू वी हुआ ना, तो E, अरे लास्ट तक E का वैल्यू ही लेके चला हूँ, E इंटू 1.3 इंटू 0.9। और ये इस तरफ डिवाइडेड है बेटा, अगर मैं चेंज भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड है ना। 10 समझ में आया? 14 टेक इट एज अ होमवर्क। मेरे एग्जैक्ट आ रहा था।
ठीक है ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? डी ब्रोकली विद नो प्रोटीन आज का last question तुम्हारे life का इतना लास्ट क्वेश्चन, होपफुली इसके बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े तुमको फोटो लेके, ठीक है? 16 धाने 160 1696 160 प्लस 96 करके कितना आंसर होता है करना अब इसको करना है 160 प्लस 96 15 5 6 कितना होगा वैल्यू कितना था 1.38 इंटू 10 का माइनस 34 तो 1.38 16 कम 16 पूरा पूरा कितना आ रहा है? 7 एक्स्ट्रा पक्का? डी ब्रोगली वेवलेंथ का फार्मूला लगाओ तो जल्दी से। 0.9 ppm क्या सेकंड प्रोटॉन के ऑप्शन लिए है ना, तो लैम्डा कितना होगा? h बाई रूट 2 m e v ना। सर सेकंड ऑप्शन क्या 0.9 0.9 ppm पिकोमीटर। पिकोमीटर सर हाँ, वही आएगा 0.9 एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। पिकोमीटर पक्का? हाँ सर 10 की पावर -12। -12 होते हैं इसका भी तो वैल्यू लेंगे 1.38 करके 1 किलोवोल्ट का हाँ, किलोवोल्ट का इसको लियो ना 1000 वोल्ट। उसका 1.38 करके करेंगे ठीक तो है, आएगा यहाँ से लैम्डा फाइंड करो, क्या हो जाएगा? 6.62 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -90 और 9.1 इंटू 10 की पावर -31 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये और ये कितना हो गया? माइनस प्लस पे चल जाएगा वो कितना हो जाएगा 20 गिवन उसको यूज़ करिए ना 1.67 और 27 और 19 कितना हो गया? 46 46 में 3 माइनस करो कितना आएगा? 43 माइनस का 43, ठीक है? तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई करेंगे 32 या 64 होता है ना तो 0.7 के चल जाएगा आराम निकालेंगे 44 10 की पावर -22 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 320 का क्या होगा बेटा? आठ टाइम 64 पंचे 8√5 इंटू 10 की पावर -12 मतलब पिकोमीटर आ रहा है ना। आप पिको ही मीटर अब ये √5 का वैल्यू कितना होगा? √5 का वैल्यू 2.3 2.3 तो 8 दूनी 16 8 24 18 मतलब 6.62 बटे 18 या 19 आ रहा है, ऐसे कुछ आ रहा है, लेकिन आ रहा है पिकोमीटर की रेंज। सेकंड ऑप्शन है पक्का ना? हाँ एक बार और चेक कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों दे रखा है मैंने वहाँ? अप्लाई कर लेते हैं ना मास ऑफ प्रोटॉन देना चाहिए ना। ठीक है यार दोनों में करके निकले तो भी निकल जाएगा वैल्यू वही रहेगा वेल्थ वही रहेगा। चेंजेस नहीं होगा ओ 1.67 रूट 1.67 की है नीचे, रूट 1.67 16 पंच 80, ये हो जाएगा 6.62 60 रूट 2, ठीक है। आंसर तो पीको में एक ही आंसर दिख रहा है ना पिकोमीटर में 0.9 हाँ। पिकोमीटर में एक ही आंसर दिख रहा है ना बाकी सब तो ऑप्शन में पड़ेगा के सॉल्व कर रहे हो? करोगे कि दिखाऊं? दिखाइए जादू दिखाऊं? दिखाइए जा आंसर आंसर लिखिए। क्या बात है आंसर देखो, चेक कर दूँ
फॉर्मूला सामने है, ये क्वेश्चन आया हुआ values है भी अभी। सामने है। बोल रहा है क्वेश्चन आया हुआ है बेसिकली। अब कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है तो इतना ध्यान रखना है ना। कितना आ रहा है? 0.9 0.9 पिकोमीटर, क्योंकि ऑर्डर ही वहाँ 10⁻⁻12 मिल गया। 10⁻⁻12 का एक ही ऑप्शन है। ठीक है, कर लोगे ना, कैलकुलेशन ही तो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए दूसरा। नेक्स्ट करोगी ये? ओ ये N1 B1 इक्वल कल रुके नहीं रुके ना, ये तो बोनस है। ये क्वेश्चन मुझे पता है, रुके मुझे हाँ पता तो है, ये लास्ट ही है ना, नीचे अब नीचे मुझे पता है सर। लास्ट। N1 14 of current to V1, N1 beam light in another in a light of N2 B2, N1 by N2 कर देंगे, V1 by V2 कर देंगे। ऑप्शन सेकेंड इक्वल एनर्जी बोल रहा है, मतलब Second. H भी दोनों के लिए बराबर सेकेंड है ना। ठीक है, एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? H में। एस नहीं एक फोटोन का एनर्जी कितना होता है? H में। एक फोटोन का एनर्जी कितना V2 हुआ? by V1। अब इसमें अगर N1 फोटोन है, हाँ सर ऑप्शन कितने नंबर ऑफ फोटोन है बेटा? N1, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? N1 H न्यू1, और दूसरा एनर्जी क्या होगा? E2 N2 H H न्यू2। न्यू2। तो पूछ क्या रहा है? N1 by N2 का रेशियो, तीन दोनों को डिवाइड करोगे तो V2 by V1 आ जाएगा। सर सी ऑप्शन, ऑप्शन इज सी। मैं हड़बड़ी में समझ में V1 आया? by V2 बोल दिया। एक फोटोन की एनर्जी कितना है? H में। अगर N फोटोन दिया तो N से मल्टीप्लाई करो। बस नेक्स्ट दिखाइए नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट वाला स्लाइड मत देखो, घर में जाके करना। दिखाइए ना, अरे दिखाइए ना, आपको करवाना भी नहीं है। अरे दिखाइए ना, अब इतना एक ही बच्चा उसको भी छोड़ दिखाइए उसको। ये मैं पीडीएफ देता हूँ, घर पे कर लो। नहीं नहीं दिखाइए ना उसको, वो तो कंप्लीट ही है। अरे देख लेते हैं ना। ये लो, If K1 and K2 are maximum kinetic energy of photon getting emitted, then lights off a wavelength lambda1 by K1 by K2 will lambda1 by lambda2 respectively incident of magnetic substance lambda1 is K1 नेक्स्ट टू सॉल्व करेंगे। इसको केवल ऋत्विका बनाएगी, सब ऐसे बैठे रहो। अरे ये थोड़ा सा देखो, बना लो, अभी से कर लो। रुकिए लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लैम्डा K1 बाई K2 कर लो K2 ये ना लगे कि नहीं। K2 स्क्वायर ओके, इस चैप्टर सर पे लास्ट ऑप्शन इस चैप्टर पे इतना ही था, है ना। D1